फोर्ट विलियम के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो क्योंकि मैंने बताया कि 1800 में इसका क़याम हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जो फ़ैसला था ये उसको रद्द कर दिया, क्योंकि लॉर्ड वेल्लेसली और जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू के जो मकासद थे, क्योंकि उर्दू जो ज़ुबान थी वो हिंदुस्तान गिर हैसियत हासिल कर चुकी थी, तो उन्होंने अपनी जो काउंसिल थी लॉर्ड वेल्लेसली ने उनको फोर्ट विलियम कॉलेज के निज़ाम के लिए मना लिया, उससे प्रवानगी ले ली और ये अपने राहों पर अपने मकासद में कामयाब हो गए। तो इनका मकसद जो था वो अंग्रेज़ हुक्मरान के लिए नई राहें हमवार करना था, ताकि वो लोग यहाँ के माशरे से, यहाँ के ज़ुबान से, यहाँ के लोगों की बोलचाल से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सके और ताकि उन्हें हुकूमत करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो उसी के पेश नज़र फोर्ट विलियम कॉलेज को क़याम में लाया गया और फिर उनके लिए मसला ये रहा कि नए जो उस्ताद थे, या यूँ कहें कि तर्जमा निगार, क्योंकि यहाँ बहुत सारी किताबों के तर्जमे किए गए, जैसे कि उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया बहुत सारा, और अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजुम किए गए। तो उनका मकसद ये था कि हमारे लोग जो अंग्रेज़ लोग थे उनको यहाँ के कल्चर से, यहाँ के अदब से रोशनास कराया जाए। तो उसी के पेश नज़र यहाँ नए नए असातिज़ा और जो अच्छे ज़ुबान के माहिर थे उनका तकर्रुर किया गया, जिनमें मीर अमन का नाम हम ख़ास तौर से ले सकते हैं। मीर अमन ने बाग़ बहार किताब तर्जुमा की और वो हम देखते हैं कि बहुत मकबूल हुई। सर सैयद के ताल्लुक़ से बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू की दुनिया में किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत है जिन्होंने उर्दू अदब को उरूज पर पहुँचाया। उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की कौम के लिए एक दर्द था। वो अंग्रेज़ों की चालों को अच्छी तरह समझते थे और ये जानते थे कि अगर हमें इनसे मुकाबला करना है या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है कि उनके तौर तरीके सीखे जाएं, उनकी ज़ुबान पर अबूर हासिल किया जाए। इसलिए वो जदीद जो तालीम थी उसके ताल्लुक़ से बेदार थे और वो हर एक हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ी के लिए चाहते थे कि अंग्रेज़ी, यहाँ का हर तालिब इल्म अंग्रेज़ी सीखे, अंग्रेज़ी पढ़े, ताकि अंग्रेज़ों के साथ जो कारोबारी लिहाज से, अदबी लिहाज से, या वहाँ के कल्चर के लिहाज से, या उनके माशरे के ताल्लुक़ से कहीं पीछे न रह जाए। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी को बढ़ावा देने के लिए एक तहरीक शुरू की, जिसे हम सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। और ये तहरीक कोई मामूली तहरीक न थी, इसके साथ बहुत सारे
वो लोग वाबस्ता थे जिन्होंने उर्दू अदब में गिरा कदर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उर्दू के अरकान खमसा की बात करें तो वो उर्दू के अरकान खमसा जिनमें सर सैयद का नाम भी शामिल है, वो इसी तहरीक से जुड़े हुए थे, जिसे हम अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक के नाम से याद करते हैं। हमारा आज का उन्वान है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में क़याम में आया और इसके जो मकासद थे वो थे कि उर्दू को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, बल्कि फ़रोग़ के मानी तो हम ये नहीं लेंगे कि फ़रोग़ दिया जाए, बल्कि दर्स व तदरीस का मकसद था। और अंग्रेज़ जो अफसरान थे तो उन्होंने उर्दू को सीखने के ताल्लुक़ से, क्योंकि वो अफसर बना के यहाँ भेजे जाते थे और ज़रूरी था उनके लिए कि यहाँ की जो ज़ुबान थी उस वक्त की वो फ़ारसी और उर्दू थी, और उर्दू को सिखाने के लिए और दर्स व तदरीस का जो मामला था उसको सामने लाने के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ नए नए असातिज़ा मुक़र्रर किए गए, जो कि ज़ुबान को आगे बढ़ाने के लिए नई नई जोतें जो थीं वो उर्दू में ला रहे थे। और उनका मकसद जो था कि नई किताबों को अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करना या उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना, ताकि बाहर से आने वाले जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के माशरे को अच्छी तरह समझ पाएँ। तो उस ताल्लुक़ से फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद रखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो इसके पहले प्रिंसिपल थे वो थे जॉन गिलक्रिस्ट, जिन्हें अगर देखा जाए तो अच्छा खासा उर्दू के साथ लगाव रहा और उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी काम किया। अगर इससे पहले की बात करें कि किस तरह की जो नसर थी वो लिखी जाती थी, तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर मज़हबी किताबें तख्लीक़ की गई, मज़हबी अदब तख्लीक़ किया गया, और जिसका अदबी असर जो था वो बहुत कम रहा। इसलिए उसके जो असरात थे वो उर्दू अदब पर बहुत कम पड़े। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद पड़ने से नए रुझानात सामने आए, नई किताबें तख्लीक़ की गई और तर्जुमा की गई। जैसे कि हम देखते हैं कि रानी कैदकी की कहानी, बाग़ व बहार मीर अम्मा ने तर्जुमा की, जो कि बहुत मकबूल हुई। ऐसे ही बहुत सारे असातिज़ा जिन्होंने अपनी वहाँ तख्लीक़ात पेश की, उनका नाम उर्दू अदब में आज भी अदब के साथ लिया जाता है। दबिस्तान दिल्ली का जो ताल्लुक़ है वो हम जानते हैं कि दिल्ली का एक ऐसा उर्दू का गहवारा रहा है जहाँ बहुत से हालात तग़य्युर पज़ीर होते रहे हैं, और उन्हीं हज़रात के पेश नज़र वहाँ की
जो नसर थी या नज़म थी वो करवटें बदलती रही है। अगर आप देखते हैं तो दिल्ली की नसर और दीगर नसर के मुकाबले में दिल्ली का जो असर है वो कुछ अलग है। शायरी के ताल्लुक़ से तो ये कहा जाता है कि आह की शायरी और वाह की शायरी के ताल्लुक़ से दिल्ली दबिस्तान जो है वो आह की शायरी के लिए मशहूर रहा और दबिस्तान लखनऊ जो है वो वाह की शायरी के लिए मशहूर रहा। चूँकि फ़ातिहीन जो थे, मुस्लिम फ़ातिहीन गाहे बगाहे या अंग्रेज़ ख़ास तौर से अगर देखा जाए 1857 के बाद हमलावर हुए, तो दिल्ली क्योंकि मरकज़ था इसलिए कोई भी हमलावर जो था वो दिल्ली पर काबिज़ होना चाहता और यहाँ उथल पुथल होती रही, जिसके असरात हमें वहाँ की नसर में और नज़म में देखने को मिलते हैं। चूँकि किसी भी तख्लीक़कार के लिए वहाँ के माशरे से मुतल्लिक़ मवाद फ़राहम करना लाजिम होता है, क्योंकि कोई भी नसर निगार जो है वो जो मवाद है अपनी तख्लीक़ के लिए वो अपने माशरे से लेता है, जैसा उसके सामने पेश किया जाता है, जैसे उसके साथ हालात पेश आते हैं, उन्हीं हालात के मद्देनज़र उसकी सोच होती है और उसी के मद्देनज़र वो अपने कलम को आरास्ता करता है और वैसी ही नसर जो है वो तख्लीक़ करने का कायल होता है। इसलिए अगर दबिस्तान दिल्ली की बात करें तो इस दबिस्तान ने बहुत से नसर निगार और शोरा हज़रात पैदा किए, लेकिन उनमें यही रद्द-ओ-बदल रहा कि जुस्तजू रही कि कुछ नया हो, जो भी करवट लेता कुछ नया लिखने की सोचता, इसीलिए जदीदियत वजूद पजीर हुई, जदीद की तरफ रुझान हुआ और लोगों ने कुछ नया लिखने का सोचा और काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए और बहुत सी जो तहरीकात हैं वो दिल्ली से भी वाबस्ता रही हैं। दिल्ली उर्दू का एक अहम मरकज़ रहा है। दबिस्तान लखनऊ वो सरज़मीन है जहाँ तकरीबन जो है हालात साज़गार रहे और वहाँ का मुआशरा जो था वो बहुत खुशगवार माना गया है। इसीलिए वहाँ की नसर भी एक अच्छी और सेहतियाब और अच्छी मानी जा सकती है, मानी गई है। वहाँ के लोगों ने जो भी नसर तख्लीक़ की तो उसमें वो कोई उथल पुथल वाला मामला या कुछ ऐसा कि जिसमें दुख दर्द हो वो सामने ज़्यादा नहीं आता, बल्कि वहाँ रोमानियत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए वहाँ की शायरी के ताल्लुक़ से भी कहा जाता है कि वाह की शायरी दबिस्तान की शायरी है। और दबिस्तान जो लखनऊ का दबिस्तान रहा वो एक अच्छा दबिस्तान था और पुरसकून वहाँ का माशरा, वहाँ के लोग, वहाँ का अदब एक सेहतमंद जो अदब है वो हम कह सकते हैं। बड़ा अच्छा वहाँ का अदब तख्लीक़ किया गया और वहाँ से बहुत सारे ऐसे नसर निगार पैदा हुए जिन्होंने नसर को आगे बढ़ाने में या नई मंजिलों पर गामज़न करने के लिए जद्दोजहद की और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। शोरा हज़रात ने भी उसमें रोमानियत पेश की है। दबिस्तान ने लखनऊ एक ऐसा दबिस्तान रहा जिसने उर्दू अदब में बहुत नुमायाँ रोल अदा किया।